हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 17 से 19 मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें सबसे प्रमुख है सिप्री की रिपोर्ट, जिसमें दुनिया भर के हथियारों की खरीद बिक्री में यानी निर्यात और आयात में कौन सा देश आगे है, भारत की क्या पोजीशन है। इसके अलावा भी कई सारे टॉपिक हैं जिन पर बात करेंगे और इन सब का PDF विद नोट्स अवेलेबल है फ्री में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच यानी 5 सालों में हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक यानी लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन सा देश रहा है? आंसर होगा अमेरिका। ओके, ये रिपोर्ट किसने जारी की? तो सिप्री ने। उसका फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो अभी हाल ही में जारी की है मार्च में। ये स्वीडन की संस्था है जो दुनिया भर के जो हथियारों का कारोबार होता है उस पर नज़र रखती है और इसकी रिपोर्ट की काफ़ी अहमियत दी जाती है अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, देश में, यहाँ तक कि UPSC के एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं। सिप्री का ये भी कहना है कि 2016 से 2020 के बीच में जो है हथियारों की जो बिक्री है वो स्थिर रही है। अगर उससे पहले का डेटा है, एक आंकड़ा भी दिखा देते हैं आपको। ओके, ये ग्राफिक्स है, ये सिप्री की ओर से जारी हुआ है, अलग अलग 5-5 सालों का पूरा डेटा है। तो अभी के 5 साल, उससे पहले के 5 साल का डेटा आप देख रहे होंगे, जो ग्राफ है वो लगभग बराबर है। तो बहुत ज़्यादा बिक्री में उछाल नहीं आया है पिछले 5 साल में। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हथियारों के निर्यात में टॉप 10 देश कौन से हैं और हिस्सा कितना है परसेंट में। तो सबसे नंबर 1 पे है USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 37% है पूरे निर्यात बाजार में, यानी हथियारों की बिक्री में 37% बिक्री वो खुद करता है। उसने काफ़ी तरक्की की है पिछले अगर 10 साल में देखें तो। पहले 32% था हिस्सा, उसके बाद अभी के 5 साल में 37% कर लिया बढ़ा के। सेकेंड पोजीशन पे है रसिया, उसका हिस्सेदारी 20% है। उसकी हिस्सेदारी घटी है, पहले 26% थी दुनिया के बाजार में, हथियार के मार्केट में, अब 20% आया। फ्रांस है तीसरे नंबर पे, 8.2% है उसका हिस्सेदारी। जर्मनी है उसके बाद 4th स्थान पे, 5.5%। 5th पे चीन, 5.2% हिस्सेदारी है। 6th पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, 3.3% हिस्सेदारी है। 7th पे है स्पेन, 8th पे इजराइल 3% है। 9th पे साउथ कोरिया और 10th पे है इटली। ओके, तो हथियारों के निर्यात के मामले में 5 साल में अमेरिका की वैश्विक भागीदारी जो है वो काफ़ी बढ़ी है, 32% से बढ़कर 37% हो गई है और अमेरिका इस वक्त 96 कंट्रीज़ को हथियार सप्लाई कर रहा है। रूस का निर्यात घटा है, आप डेटा भी देखा आपने आंकड़ा। ओके, उसके निर्यात में काफ़ी कमी आई है। क्यों? क्योंकि भारत ने 53% जो है उससे हथियार कम लिए, रूस से हथियार कम लिए हैं। ओके, जबकि फ्रांस के हथियारों का निर्यात बढ़ा है क्योंकि भारत ने फ्रांस से राफेल वगैरह ये सब खरीदा है। ओके, और इजराइल और दक्षिण कोरिया ये सब भी निर्यात को काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं, लेकिन निर्यात के मामले में छोटे देश हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2021 का जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स अवेलेबल हो गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन, 400 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी डिटेल में नोट्स के साथ बताया गया है। MCQ है और नोट्स भी है, तो तमाम एग्जामिनेशन में आपको काम आएगा। जो भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं रेलवे के, इसके अलावा और भी तमाम एग्जामिनेशन हैं उन सब में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 के बीच में यानी 5 सालों में हथियारों के सब जो निर्यातकों की रैंकिंग है उसमें भारत का स्थान क्या है? आंसर का 24th। ओके, 24th स्थान है निर्यात में भारत का। भारत जो है वो 0.2% की हिस्सेदारी रखता है टोटल दुनिया के जो एक्सपोर्ट हो रहा है हथियारों का उसमें। उससे पहले के 5 साल में 0.1% था, अब बढ़ के 0.2% हो गया है। तो एक तरह से हम बेहतर हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस पर और भी बात करेंगे, पहले आगे का क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से 2020 के बीच में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक यानी लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर कौन सा देश रहा है? आंसर होगा इसका सऊदी अरब। ओके, देखिए हथियारों के आयात में टॉप 10 जो कंट्री है उनमें सऊदी अरब नंबर 1 है।
तो अब देख लेते हैं टॉप 10 कंट्री कौन कौन से हैं। मेरे बगल में पूरे डेटा आएगा आपके सामने। तो नंबर 1 है सऊदी अरब। जो पूरी दुनिया में जो इंपोर्ट होता है हथियारों का, उसका 11% इंपोर्ट सऊदी अरब करता है। उससे पहले के 5 साल में 7.1% था। मतलब अभी के पिछले 5 सालों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की है हथियारों की खरीद में। सेकेंड नंबर पर इंडिया है। पूरे दुनिया में जितने हथियार बिकते हैं उसका 9.5% इंडिया ने खरीदा है। लेकिन उससे पहले का अगर आंकड़ा देखेंगे जो दिख रहा है वो 14% था। मतलब कि भारत ने बहुत कमी की है बाहर से हथियार खरीदने में। तीसरे स्थान पर है इजिप्ट यानी मिस्र, 5.8% की हिस्सेदारी है उसकी। फोर्थ पे ऑस्ट्रेलिया है जिसने भी काफ़ी बढ़ोतरी की है, 5.1% हो गई उसकी हिस्सेदारी इंपोर्ट में। फिफ्थ पे चाइना है, एक्सपोर्ट में भी फिफ्थ पे चाइना है और इंपोर्ट में भी फिफ्थ पे चाइना है, जो कि 4.7% हिस्सेदारी है दुनिया भर से हथियार खरीदने में। सिक्स पे अल्जीरिया है, सेवन्थ पे साउथ कोरिया है, एट्थ पे कतर है, नाइन्थ पे यूएई है और 10th पे पाकिस्तान है। पाकिस्तान 2.7% हथियार खरीदता है पूरी दुनिया के जो हथियारों का बाजार है उसमें। तो मध्य पूर्व जो है वो हथियारों के आयात में वहाँ पर काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। जो डेटा आप देख रहे हैं मध्य पूर्व के काफ़ी देश हैं, मिडिल ईस्ट के काफ़ी देश हैं। ओके, तो मध्य पूर्व जो है हथियारों के तेज़ी से फलता फूलता बाजार है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 5 वर्षों में यानी 2016 से 2020 में हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी की है। हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की कमी की है। जैसे पहले जो आंकड़ा मैं दे रहा था इंपोर्टर की लिस्ट में, उसमें आपने देखा कि कमी हुई है। तो अभी देखते हैं कितना टोटल कम हुआ है। तो 33%, ओके, लगभग 1/3 कमी की है भारत ने। सिप्री की रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि देश की जटिल खरीद प्रक्रिया और रूसी हथियारों पर निर्भरता कम करने की कोशिश के तहत भारत जो है वो हथियारों के आयात में कमी की है भारत ने। एक और बात है कि आत्मनिर्भर बनने के लिए, सेल्फ रिलायंस बनने के लिए भारत ने कोशिश की है और पिछले 5 साल में विदेशों से हथियार के आयात में मतलब काफ़ी कमी की है, 33% की कमी आई है। ओके, जबकि इस दौरान आपको लद्दाख के जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर चीन से टेंशन भी चल रहा था। रूस से भारत ने कुछ हथियार खरीदे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद हथियारों की खरीद में 33% की कमी आई। भारत अब इजराइल और फ्रांस से हथियारों की खरीद पर तरजीह दे रहा है। ओके, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अमेरिका से भी भारत में हथियारों के आयात में 46% की कमी आई है। मतलब हम अमेरिका से भी कम हथियार खरीद रहे हैं, पहले और ज़्यादा खरीदते थे। रूस से तो बहुत ज़्यादा खरीदते थे, लेकिन रूस से बहुत कम खरीदना कर दिया है। ओके, फ्रांस और इजराइल से काफ़ी डील बढ़ी है। पिछले 5 साल में भारत ने फ्रांस से हथियार का आयात जो है वो 709% बढ़ा है। मतलब 7 गुना ज़्यादा हमने खरीदा है उससे 5 साल पहले की तुलना में। क्लियर है, समझ रहे हैं आप? ओके, तो हम फ्रांस वगैरह को तरजीह ज़्यादा दे रहे हैं, बाकी को कम दे रहे हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और भारत जो है वो आगे आने वाले वक्त में, ऐसा सिप्री का कहना है कि अगले 10 साल में हथियारों की काफ़ी खरीद करने वाला है, क्योंकि भले ही पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 5 साल में हथियारों की खरीद कम की है, लेकिन भारत को ज़रूरत बढ़ेगी। या तो वो आत्मनिर्भर होगा हथियारों में बड़े पैमाने पे जैसा कि हो रहा है, और नहीं तो उसको ज़रूरत पड़ेगी बाहर से खरीदने के लिए। लेकिन जो लड़ाकू विमान है, एयर डिफेंस सिस्टम है, युद्धक जहाज है, सबमरीन है, इन सब मामले में हो सकता है भारत को आयात करना पड़े। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट बात है ये। और सिप्री की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी अहमियत दी जाती है एग्जामिनेशन में। यूपीएससी में तो कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं हथियारों के खरीद बिक्री को लेकर। अब बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आप देखें, थोड़ा और कुछ डिटेल बता रहा हूँ, जो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट जो है, यानी अरब कंट्रीज़ जिसको मिडिल ईस्ट कहता है अमेरिका, तो वहाँ पर एक तरह से लड़ाई जानबूझकर अमेरिका द्वारा या दूसरे देशों के द्वारा कराई जाती है ताकि हथियारों की खरीद काफ़ी बढ़े। वो लोग हथियार खरीदें लड़ने के लिए एक दूसरे देशों से। जैसे आप देखिए ना, पूरा मध्य पूर्व जो है, ज़्यादातर देश जो है वो अस्थिर हैं। जैसे आपको अफ़गानिस्तान अस्थिर है, बिल्कुल अस्थिर है।
ईरान जो है वो टेंशन में है क्योंकि अमेरिका ने बैन लगा हुआ है। सऊदी अरब को टेंशन है ईरान से, इसलिए वो हथियार ज़्यादा खरीदता है। यमन में विद्रोह चल रहा है जिसको एक तरफ से ईरान और दूसरी तरफ से सऊदी अरब यमन में भड़का रहा है। हुती जो विद्रोही हैं उनको, तो उनमें आपस में चल रहा है। ओके, तो इन सब की वजह से हथियारों की खरीद जो है काफ़ी बढ़ी है मध्य पूर्व में। तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये जो इंस्टीट्यूट है वो किसे फंडिंग करेगा? एक तरह का बैंक होगा। ओके, आंसर होगा इसका बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन सबको ये फंड करेगा। ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट नाम होगा, जो कि नेशनल बैंक की तरह काम करेगा और जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उनमें फंडिंग करेगा। इसका बजट जो है वो 20,000 करोड़ रुपए एक तरह से अलॉट किया गया है। इस बजट में भी कहा गया था वित्त मंत्री के द्वारा, और अलॉट कर दिया गया है। और अगले कुछ साल में बाजार के माध्यम से ये इंस्टीट्यूट जो है वो फंड इकट्ठा करेगा। 3 लाख करोड़ रुपए तक की फंड इकट्ठा करेगा और इसमें निवेश करने वालों को 10 साल का टैक्स लाभ दिए जाने का प्रावधान है। तो सवाल उठता है कि क्यों जरूरत पड़ी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट की, ये एक अलग से बैंक की तरह सुपर बैंक बनाने की? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये कहना है कि कोई भी जो पुराना बैंक है, चाहे SBI हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे जो भी बड़े बैंक हैं इस वक्त इस देश में, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें फंडिंग करने को तैयार नहीं। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या है? मान लो जैसे कि कोई रोड बनाना है जिसमें दिल्ली से लेकर बम्बई तक बनाना है, ओके, या एक ऐसा बहुत बड़े लार्ज स्केल पर पुल बनाना है, तो उन सब के लिए फंडिंग जो है वो नहीं दे पाता क्योंकि उसमें हजारों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो फंड बैंक नहीं देता। तो इसलिए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की ज़रूरत थी। ओके, और सरकार का ये कहना है कि देश में करीब 6,000 प्रोजेक्ट्स को फंडिंग की ज़रूरत है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हो सकती है। क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे, रोड अच्छा बनाएंगे, एयरपोर्ट अच्छा बनाएंगे, रेलवे के का जो टाइम है यानी सामान ले जाने का लाने का, अगर वो कम होगा तो इससे देश की डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से होगी। तो इसलिए ये सब ज़रूरी है। 6,000 प्रोजेक्ट की फंडिंग ज़रूरी थे। ओके, और बैंक की ओर से इस पर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, लोन नहीं मिलता है, तो इसलिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट के गठन का फैसला सरकार ने किया। ओके, और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जो लोग हैं, दिग्गज हैं, उनको जगह दी जाएगी इसके बोर्ड में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान कितने कर्मचारी भविष्य निधि खाता यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड EPF बंद हुए? आंसर होगा 71 लाख। क्यों बंद हुए? तमाम अखबारों का कहना है, न्यूज़पेपर्स का कहना है कि इसकी वजह कोरोना था और उस दौरान जो लॉकडाउन लगा उसकी वजह से नौकरी गई। 71 लाख लोगों की नौकरी चली गई पूरे लॉकडाउन उसके बाद से, यानी अप्रैल से दिसंबर के बीच में। तो कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट की हालत हो गई। PF अकाउंट बंद होने का जो आंकड़ा है वो केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने 15 मार्च को लोकसभा में एक सांसद के लिखित सवाल के जवाब में दिया। ओके, दरअसल आपको पता होगा मार्च 2020 के अंतिम सप्ताह में लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से अप्रैल से ही PF अकाउंट बंद होने शुरू हो गए थे। एक तो पैसे लोगों ने निकाले थे, वो तो अलग बात है, नौकरी में रहते हुए कुछ पैसे निकाले खर्च चलाने के लिए। एक और बात ये हुई कि लोगों ने बंद किया अपना PF अकाउंट। वो बंद कब होता है? जब आप नौकरी छोड़ते हैं या नौकरी से हटा दिया जाता है। ओके, सिर्फ अप्रैल में 2,30,000 खाते बंद हुए थे और दिसंबर तक तो, यानी पिछले साल की बात हो रही है, अप्रैल से दिसंबर, तो उस दौरान बंद होने वाले जो खाते हैं उसकी संख्या 71 लाख को पार पहुंच गई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज का नाम बताएं। आंसर होगा इसका CA भावना देवी। ये CA चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, CA का नाम आगे बताता हूँ डिटेल। ओके, तो देखिए भावना देवी जो है वो जुलाई 2021 में होने वाले जो टोक्यो ओलंपिक है उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। उनका पूरा नाम है चाडाल वदा आनंद सुंदरमन भवानी देवी। ओके, CA भवानी देवी का फुल फॉर्म है चाडाल वदा
आनंद सुंदर रमन भवानी देवी, तो नाम आप ध्यान रखना। ओके, तो उन्होंने रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है और भारतीय इतिहास में ऐसी पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने तलवारबाजी के क्षेत्र में उन्होंने क्वालिफाई किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। कतर ओपन टूर्नामेंट 2021 में किस खिलाड़ी ने जीत हासिल की है? आंसर होगा निकोलस बासिलवाश्विली। ओके, दोहा में यह आयोजित हो रहा था 27 फरवरी से 13 मार्च तक ये चला कतर ओपन टूर्नामेंट, उसमें इन्होंने जीत हासिल की है। ये जॉर्जिया के खिलाड़ी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कथकली नर्तक गुरु चेम्माचेरी कुन्ही रमन नायर, उनका निधन हो गया 15 मार्च 2021 को, तो कौन सा पुरस्कार मिला था उन्हें इनमें से? आंसर होगा पद्मश्री। ओके, पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। 105 साल के वो थे, काफ़ी उम्र थी उनकी। केरल के कोझिकोड जिले में उनका निधन हुआ है। ओके, 85 ईयर्स से ज़्यादा समय तक उन्होंने नृत्य किया था, कथकली नृत्य। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर भारतीय अनुसंधान परिषद यानी ICRER, तो उसके निदेशक और मुख्य कार्यकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर किसे बनाया गया? ICRER का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन। आंसर होगा इसका दीपक मिश्रा। ओके, इंपॉर्टेंट ये संगठन है, ये एक थिंक टैंक है भारत सरकार के द्वारा गठित किया हुआ, और जो आर्थिक संबंध हैं दुनिया भर में उसको एक तरह से ब्रिज का काम करता है, बातचीत करने का काम करता है। तो दीपक मिश्रा जो है वर्ल्ड बैंक के से वहाँ से आए हैं और उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है। इससे पहले इस पद पर रजत कठुरिया थे। ओके, दीपक मिश्रा के बारे में बता दूं कि वो वर्ल्ड बैंक में माइक्रो इकोनॉमिक्स कारोबार और वैश्विक निवेश के प्रैक्टिस मैनेजर थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो। तो ICRER उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। ओके, केंद्र सरकार का ये थिंक टैंक है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर काम करता है, सेमिनार करता है, बातचीत करता है दूसरे देशों में। ओके, वहाँ के इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर काम करता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का शूटिंग वर्ल्ड कप किस देश में 19 मार्च 2021 से शुरू हुआ है? आज ही से। आंसर होगा भारत। ओके, दिल्ली में ये शुरू हो रहा है, करणी सिंह शूटिंग रेंज में ये आयोजित हो रहा है। अमेरिका, कोरिया, UAE, पाकिस्तान सहित कई देशों के शूटर दिल्ली पहुंचे हैं, पाकिस्तान के भी शूटर पहुंचे। हालांकि कुछ देश हैं जैसे जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, कुवैत, वहाँ के शूटर नहीं आए हैं। उनका कहना है कि कोविड-19 है, इस वजह से हम भारत नहीं भेज रहे हैं। ओके, 57 शूटर इसमें शामिल हो रहे हैं। ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप है ये। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्री को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। ओके, डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, तो उनको 3 साल के लिए इस बोर्ड में जगह दी गई है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि भारत ने 2025 तक टीबी बीमारी यानी ट्यूबरक्लोसिस बीमारी को समाप्त करने का लक्ष्य रखा हुआ है। और ये जो संगठन है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, तो एक इंटरनेशनल मंच है जो कि दुनिया भर के बहुत सारे देशों ने मिलकर बनाया है। एक अभियान चलाया जाता है। वर्ष 2000 में इसको गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने वर्ष 2021-22 वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, तो कितनी रकम का ये बजट है? आंसर होगा 2,46,207 करोड़ रुपए का। ओके, 2,46,207 करोड़ रुपए का तो ये बजट पेश किया गया है। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर चाइल्ड केयर लीव के लिए मदर्स को 6 माह का छुट्टी देने का भी प्रावधान किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, तो उन्हीं के पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है। डिपार्टमेंट कहने का मतलब ये हुआ, मैं फिर से बता दूं, कई बार बता चुका हूं कि स्टेट में डिपार्टमेंट के मंत्री होते हैं। ओके, मुख्यमंत्री भी हुए तो वो डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो होता है। ठीक है, मंत्री जो राज्य में होते हैं वो विभाग के मंत्री होते हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार में मंत्री होंगे तो मंत्रालय के मंत्री होंगे। मंत्रालय हमेशा केंद्र सरकार में होता है, मंत्रालय राज्यों में नहीं होता है।
राज्यों में डिपार्टमेंट होता है, तो डिपार्टमेंट के मंत्री राज्यों में होते हैं और मंत्रालय के मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं। इसलिए अगर जब भी कभी अखबार में या कहीं भी चर्चा हो कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये कहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि केंद्र सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने ये बात कही है या ये फैसला किया। अगर बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला किया है, तो हो सकता है आपके राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने फैसला किया है, जिसके मंत्री कोई भी हो सकते हैं। ओके, मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गया होगा और बहुत लोगों में कन्फ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने ये बातें बताई। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? मैंने ये क्वेश्चन पहले भी लिया था, आंसर होगा अजय माथुर। ओके, अभी हाल ही में उन्होंने चार्ज ले लिया है और ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सभा ने अजय को इस पद के लिए चुना था। और आपको बता दूं कि वो प्रधानमंत्री के काउंसिल के सदस्य भी हैं, जो जलवायु परिवर्तन पर जो प्रधानमंत्री की काउंसिल है उसके वो सदस्य भी हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आंसर होगा 2 करोड़ रुपए। अभी हाल ही में 15 मार्च को ये जुर्माना लगाया गया है। ये जुर्माना जो है वो कमीशन के रूप में कर्मचारियों को पारितोषिक देने को लेकर ये लगाया गया है। जो RBI के नियम है उसका उल्लंघन किया गया है, तो इस वजह से ये लगाया गया है। ओके, RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है? आंसर होगा सोमालिया। ओके, देखिए, केन्या की सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के जो शीर्ष निकाय है उस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है और ये कहा है कि सोमालिया और केन्या, दरअसल क्या है, सोमालिया और एक मैप भी आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो ये रहा वर्ल्ड मैप और अब चलते हैं हम लोग अफ्रीकी देश की ओर। ओके, जूम करते हैं, तो यहाँ आपको ये सोमालिया दिख रहा है और उसके ठीक नीचे केन्या दिख रहा है, दोनों की सीमा जो है सटी हुई है। लेकिन वहाँ विवाद ये है कि सोमालिया का जो सीमा है वो ऐसे आती है और ऐसे, ठीक है, इसके बाद यहाँ से समुद्र है, केन्या की यहाँ है, तो तिरछी लाइन आपको दिख रही होगी। तो सोमालिया कहता है कि हम इसके तिरछे में हमारा समुद्री हिस्सा का क्षेत्र होगा। ओके, तिरछा। लेकिन केन्या का ये कहना है कि भाई आपकी सीमा जो है वो ठीक है, तिरछा आ रही है, लेकिन आप ऐसे यानी सीधा लो। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात? लेकिन सोमालिया कह रहा है कि नहीं, हमारा ये इलाका होगा। केन्या कह रहा है कि हमारा तो समुद्री क्षेत्र ही छोटा सा है, अब हम ऐसे हो जाएंगे तो फिर हमारा तो इलाका ही कम हो जाएगा। तो जो समुद्र में जो बहुत सारे मिनरल्स हैं, मछलियां हैं, उन सब पर केन्या का अधिकार कम हो जाएगा। तो इस पर ये विवाद चल रहा है। ठीक है, तो इसी को लेकर केन्या जो है वो चला गया इंटरनेशनल कोर्ट में, लेकिन अब उसने, सोमालिया ने मना कर दिया, कह दिया कि हम तो वहाँ जाएंगे नहीं, कुछ बात करेंगे नहीं। तो टेंशन चल रहा है दोनों देशों के बीच में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक पुनरावर्तन दिवस यानी ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 18 मार्च। 18 मार्च को ये मनाया जाता है और ये दिन रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है और उसकी एक्टिविटी है उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है हर साल। 2021 की थीम क्या है? वैश्विक पुनरावर्तन दिवस का जो विषय है वो है रिसाइकलिंग हीरोज। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये बुक है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, तो उसकी लॉन्चिंग किसने की है? आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। ये जो बुक है उसको लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह और ब्रिगेडियर नरेंद्र कुमार ने संपादित किया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और PDF भी अवेलेबल हो गया मेरे बगल में, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी PDF अवेलेबल है। 2021 का यानी इस साल का जनवरी से मार्च तक का करंट अफेयर्स PDF है जो आपके तमाम एग्जामिनेशन में काम आएगा। 2020 का भी करंट अफेयर्स है, बुक तो भी है, PDF भी है, बुक भी है। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।